आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। जेआईबी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहले शुरू करते ही हम इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, क्या होता है टर्म्स एंड ड्यू डेट ऑफ द बिल, अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी पास एंड एकोमोडेशन बिल एटसेट्रा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नीड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी। जब हम देखिए गुड्स हम कैश में खरीदते थे तो हम इंस्टेंट पेमेंट कर देते थे। तो इसमें क्या होता था कि कोई चक्कर ही नहीं, हम दुकान पे गए सामान खरीद के ले आए। लेकिन प्रॉब्लम तो जब आई ना जब हमने उधार खरीदना शुरू किया। हम उधार खरीदने के चक्कर में हमने क्या किया, पेमेंट हम फ्यूचर डेट पे करने लग गए। पेमेंट कब करने लग गए, फ्यूचर डेट पे। अब फ्यूचर डेट पे करने लग गए तो इसमें क्या हो गया, शॉपकीपर के लिए प्रॉब्लम हो गई कि भाई डिले हो सकता है या डिफॉल्ट हो सकता है पेमेंट में। तो अपनी सेफ्टी के लिए उसने एक बनाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, जिसको हमने बोला आज के डेट में बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, टू अवॉइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डिले या डिफॉल्ट। जैसे हम बैंक में लोन देते हैं तो हम लोन के डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, सेम ऐसे ही है कि दुकानदार किसी को उधार माल बेच रहा है तो उसने अपनी पॉसिबिलिटी कि भाई मेरा पैसा ना मर जाए, तो उसने एक डॉक्यूमेंट साइन करा लिया जिसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट जिसको बोला गया, और उसका नाम क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसको लिखा किसने, सेलर ने। और इसको एक्सेप्ट किसने किया, बायर ने। सेलर ने लिखा कि तुमने मुझसे इतने पैसे का सामान उधार लिया है, और बायर ने कहा हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने सामान उधार लिया है। अभी देखते हैं कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो देखिए इसको जो डिफाइन किया गया है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में किया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वही है जिसमें चेक ड्राफ्ट ये सब हमारे डिफाइन किए जाते हैं। तो पहले क्या है, ये इन राइटिंग लिखा गया है, राइटिंग में होना चाहिए। अनकंडीशनल, देखिए फिर से वही बहुत अच्छा वर्ड आ गया, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं लगेगी। अनकंडीशनल क्या, ऑर्डर टू पे, बिना किसी कंडीशन के आपको पे करना ही करना है। अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, पे करना है एट ए फिक्स डेट। फिक्स डेट पर करना है, किसको करना है, बियर को, जिसके पास भी वो बिल होगा आपको उसको पेमेंट करना है। अब इसमें सेलर को भी राइट दिया गया, सेलर में एंडोर्स ट्रांसफर इट टू थर्ड पार्टी टू रिसीव पेमेंट ऑन फिक्स डेट, क्योंकि ये बियरर है। अब देखिए जब इसमें क्या होता है, सेलर ने बिल लिखा, बियर ने उसको, बायर ने उसको एक्सेप्ट किया और बायर ने वो बिल सेलर को दे दिया। आज की डेट में वो जो एक्सेप्टेड बिल है वो सेलर के पास है। अब सेलर अगर चाहे तो किसी भी थर्ड पार्टी को वो ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि ये बियरर है। और जो क्योंकि बियरर है तो उसको बिना, जो बायर है उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी जिसके पास वो बिल होगा। और अगर जैसे इसने बैंक को दिया, सेलर ने वो बिल बैंक को दे दिया, तो बैंक को जब देते हैं तो उसके लिए जो बड़ी होता है डिस्काउंटिंग। और अगर किसी पर्सन को, थर्ड पर्सन को दिया तो उसके लिए जो बड़ी होता है एंडोर्समेंट। अब सेलर बैंक को क्यों देगा या किसी थर्ड पर्सन को क्यों देगा, सेलर बैंक को इसलिए देगा क्योंकि सेलर को पता है कि उस बायर से तो पैसे उसको मिलने ही जाने हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पैसे मिल ही जाने हैं। तो लेकिन उसको तो पैसे की जरूरत आज है, तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक से कहेगा कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, आप एक बिल रख लो, आपका जो भी चार्जेस है, इंटरेस्ट है, वो काट के मुझे पेमेंट कर दो, आप उसे 2-3 महीने बाद ले लेना। तो बैंक उससे ले लेगा। ऐसे किसी पर्सन से, जैसे सेलर ने सपोज आगे से किसी से माल उधार खरीद रखा था तो वो उसको पेमेंट करनी थी सेलर को, तो सेलर उसको वो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा देगा कि तुम जाके उससे पेमेंट ले लेना। तो कई बार ये चलता रहता है बिजनेस में। अभी दिखता कैसे है, देखिए ये हम देख सकते हैं इसमें, इसको आप ढंग से देख लेना, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जिसके नाम पे लिखा गया है वो बायर है और जिसने ये लिखा वो सेलर है। इसको देखिए एक्सेप्ट किसने किया, ज्योति ने एक्सेप्ट किया। तो ज्योति कौन होगी यहाँ पर, बायर। इसने ज्योति के नाम पे लिखा तो ज्योति क्या होगी, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड किसने किया, ये बायर ने किया। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 3 मंथ आफ्टर डेट, 3 मंथ बाद पे होगा, 1 अप्रैल 2014 से 3 मंथ बाद पे होगा। कितने रुपए, 10,000 रुपये। किसको मिलेंगे, ममता को मिलेंगे। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, देखिए डॉर, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर, ड्रॉर, पेई। ड्रॉर वो है जो सेलर है, ड्रॉर कौन है, जो सेलर है जिसने लिखा, इसको हम राइटर भी बोलते हैं। तो ड्रॉर कौन है, जो इसका सेलर है या क्रेडिटर है, जो एंटाइटल रिसीव करने के लिए मनी को। क्लियर। ड्रॉर जैसे आप समझिए चेकबुक जो लिखता है, चेक काटता है, वो ड्रॉर होता है क्योंकि वो अपने ड्रॉर से निकालता है। ऐसे इसने बिल बुक अपने बिल से निकाली तो ये भी ड्रॉर है। ऐसे याद रख लेना, ड्रॉर वो होता है जो अपने ड्रॉर से निकाले। तो इसने अपना बिल निकाला, अपने ड्रॉर से लिख दिया, एकदम लिख के दे दिया, ले भाई साइन कर। तो ड्रॉई कौन है, ड्रॉर का उल्टा ड्रॉई। ड्रॉई वो है जिसने एक्सेप्ट किया, परचेसर। ड्रॉई कौन है, परचेसर या जो पेमेंट करेगा। पेई कौन है, जिसको पैसे मिलेंगे। पेमेंट इज टू बी मेड, टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पैसे मिले वो पेई है। अब आप कह रहे हैं सर ये ड्रॉर और पेई में फिर फर्क क्या रह गया, फर्क है। फर्क ये है, हमने पीछे देखा था कि जो ड्रॉर है, जो सेलर है, वो इसको एंडोर्स कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट रिसीव करने के लिए।
तो यहाँ पे इतनी की 3 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर जो वो उसी के पास रहा, अगर बिल ने उसने खुद डिस्काउंट करा लिया, उसके पास रहा, तो वही, अगर जो बिल था ड्रॉर के पास ही रहा तो ड्रॉर पे ही सेम है। अगर उसने डिस्काउंट करा लिया तो जिसके पास है वो वो पे ही बन गया, और अगर उसने एंडोर्स करा लिया तो जिसके पास बिल है तो वो पे ही बन गया। पे ही कोई भी हो सकता है, जिसके पास वो बिल है वो पे ही है, सिंपल सी चीज है। लास्ट पेमेंट वाले दिन जिसके पास बिल है, जो पेमेंट लेने जा रहा है, वो पे ही है। ड्रॉर तो सेलर, अगर सेलर पेमेंट लेने सेलर खुद चला गया तो सेलर पे ही है। सेलर ने मुझे भेज दिया तो मैं पे ही हूँ, सेलर ने बैंक को भेज दिया तो बैंक पे ही है। जो भी पेमेंट लेने जाएगा वो पे ही होगा। पेमेंट देने वाला ड्रॉ ही है, और जिसने वो बिल लिखा था वो ड्रॉ था। तो यानी कि वैसे यहाँ पे जनरली 3 पार्टियां होती हैं, लेकिन 2 भी हो सकती हैं, ड्रॉ खुद भी पे ही हो सकता है। इसके बाद हमने देखते हैं पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ड्रॉर ने इसको जो है माल बेचा, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया, ड्रॉय ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो ड्रॉय एक्सेप्टर था, और ड्रॉय ने यहाँ पर पेई को पेमेंट कर दी ड्यू डेट पे। अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कौन कौन से होते हैं? हुंडी, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। चेक आपको पता ही है, जनरली आज की डेट में भी चेक का काफ़ी यूज है कि जब हम कोई सामान उधार खरीद के लाते हैं तो हम उस पर फ्यूचर डेट का चेक दे देते हैं कि इस डेट को लगा देना, तो वही चेक आज भी उधार के तौर पर यूज हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है। और चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से रेगुलेट हो रहा है, और ये हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज भी। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा हमारे पास 2 नई चीज़ें हैं, हुंडी और प्रोमिसरी नोट। हुंडी बेसिकली नई नहीं है, जो मुगलों के टाइम पे मिडिवल पीरियड में जो लेटर ऑफ ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलता था उसको हुंडी बोलते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज नया नाम है, आज़ादी के बाद का नाम है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बाद का नाम जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। उससे पहले सेम चीज हुंडी थी, ध्यान रखना। तो हुंडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं है। हुंडी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है पहले वाला, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में नहीं है, क्योंकि उससे पहले किया। तो उसके बाद हुंडी को जब इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया तो उसका नाम रख दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज। देख लेते हैं। तो हुंडी इज फिर से वही देखिए डेफिनेशन बिल्कुल। हुंडी से अनकंडीशनल, जैसे वहां भी था। ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में यहाँ भी था। और पर्सन डायरेक्टिंग टू अनदर पे टू पर्सन सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन नेम्ड द ऑर्डर। जो भी जिसका नाम लिखा गया है आप उसको पेमेंट कर देंगे उस मनी को। हुंडी में दो दो चीजें पूछी जाती हैं, दर्शन हुंडी, मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी, दर्शन करते ही पेमेंट कर दो, पेमेंट एट साइट। जो भी ले आया जब भी ले आया तभी पेमेंट कर दी, हुंडी देखते ही पेमेंट हो गई, दर्शनी हुंडी। जैसे हमारे यहाँ डिमांड डिपॉजिट होता है। मुद्दती हुंडी मतलब एक फिक्स डेट के बाद, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर, एक पर्टिकुलर डेट के बाद पेमेंट होगी, उसे हम बोलते हैं मुद्दती हुंडी। मुद्दत पड़ी उसमें, और उसमें दर्शन पड़ा हुआ है। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिस टू पे, प्रोमिस टू पे, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिस टू पे बाय डेप्टर। जो बायर है वो खुद से प्रॉमिस कर रहा है, इस बार सेलर उसको लिख के नहीं दे रहा, लेकिन बायर ने खुद से प्रॉमिस लिख के दिया कि मैं तुम्हें इस डेट पर पेमेंट कर दूंगा, ये बायर लिख के दे रहा है। ध्यान रखना फर्क। जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उसमें सेलर ने लिखा, यहाँ पे बायर ने खुद लिख दिया। देखिए ये भी वही है, राइटिंग है, अनकंडीशनल है, पेबल अमाउंट फिक्स है, मेकर जो मेक करने वाला वो साइन करता है। अब यहाँ लेकिन देखने लगा था इट मस्ट बी पेबल टू सर्टेन पर्सन, यहाँ पे पर्सन जो है सर्टेन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो पर्सन है वो सर्टेन है, ये जो एंडोर्स नहीं हो सकता, ये डिस्काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि बायर सिर्फ उसी को पेमेंट करेगा जिसने उसको लिखा है कि भाई मैं रवि कुमार को पेमेंट करूंगा तो रवि कुमार को ही पेमेंट करूंगा। अब हम देख लेते हैं प्रोमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में फर्क क्या है। देखिए ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में हमारा फर्क क्या है बेसिकली। देखिए ड्रॉर कौन होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉर होता है वो क्रेडिटर होता है। लिखने वाला कौन है? जिसने माल बेचा। यहाँ पे कौन लिख रहा है? जिसने खरीदा। इसमें पार्टीज कितनी है? इसमें 3 पार्टियां हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। इसमें 2 पार्टियां हैं, ड्रॉर और पे। इसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है भाई, जो एक्सेप्ट करके दे, इसमें तो जरूरी नहीं है क्योंकि उसने खुद लिख के दिया है। पे, पे कौन होता है? पाने वाला। तो लिखने वाला और पाने वाला सेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सेम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ लिखने वाला तो बायर है और पाने वाला सेलर। सेलर उसके बाद नोटिस, इसमें अगर डिसऑनर हो जाता है तो नोटिस दिया जाएगा, इसमें नोटिस नहीं दिया जाएगा। एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल क्या होती है बेसिकली? ये सिर्फ गारंटर है। अगर जो सेलर है वो कहता है कि भाई गारंटर किसी के साइन कराओ,
तो वो बिल बन जाएगा एकोमोडेशन बिल, क्योंकि उसमें गारंटी भी पड़ गई। देखिए 3 सिचुएशन हो सकते हैं पेमेंट ऑफ बिल की, 3 सिचुएशन। पहला, देखिए 3 बार हो सकता है कि पहला तो वो जो बिल है, सेलर ने जब बिल उससे एक्सेप्ट कर लिया अपने पास ही रख लिया और खुद उस डेट में पेमेंट लेने चला गया। दूसरा, सेलर बैंक के पास जाता है, बैंक को कहता है कि सर ये बिल मुझे 3 महीने बाद इसकी पेमेंट मिलनी है, आप ये मुझे आज पेमेंट कर दो और अपना 3 महीने का जो भी इंटरेस्ट है, चार्जेस आप लगाएंगे वो काट लीजिए और सब गिरवी रख के, और आप 3 महीने बाद उससे पेमेंट ले लेना, आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी। उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो इस केस में बैंक पेमेंट लेने जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है, सेलर ने वो बिल किसी पर्सन को दे दिया और वो पर्सन 3 महीने बाद पेमेंट लेने वो पर्सन चला जाएगा। 3 पर्सन हो सकते हैं, लेकिन तीनों केसेस में हमें चाहिए मैच्योरिटी ऑफ बिल। जो थर्ड केस था उसको हम बोलेंगे एंडोर्समेंट, जब उसने पर्सन किसी थर्ड पर्सन को दिया। तो मैच्योरिटी ऑफ बिल में क्या होता है, द टर्म मैच्योरिटी रेफर्स टू द डेट ऑन विच अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। जिस दिन वो ड्यू हो जाता है पेमेंट के लिए। मैच्योरिटी ऑफ बिल का मतलब क्या है, जिस दिन वो ड्यू होता है। अब ड्यू क्या होता है, देखिए इसकी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, 3 days ग्रेस आर गिवन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। 3 डेज सब में जोड़ने हैं, 3 days ग्रेस आर गिवन। जो भी ड्यू डेट होगी उसमें 3 डेज तो आपको जोड़ ही देने हैं, और मंथ में मंथ ऐड करने हैं, डेज हैं तो डेज में डेज ऐड होंगे। एग्जाम्पल, 1 जनवरी है, 3 मंथ आपको ऐड करने हैं, तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ ऐड होंगे, 1 अप्रैल नई डेट होगी और 3 दिन उसमें ग्रेस के ऐड होंगे, तो 4 अप्रैल ड्यू डेट होगी। 5 मार्च 4 महीने, 5 मार्च 4 महीने, तो न्यू डेट क्या होगी, अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई का मंथ 5 तारीख और 3 दिन ग्रेस के, 8 जुलाई। ठीक है। 1 जनवरी 30 दिन, 1 जनवरी 30 दिन, तो 1 जनवरी वो और 30 दिन वो, 31 जनवरी को ड्यू होगा, प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो 2 फरवरी। अब हम अपने एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अब बिल इज डेटेड 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त 2018 का बिल है, 3 मंथ है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 नवंबर और 3 दिन ग्रेस के, तो यानी कि 4 नवंबर। अगर 5 मार्च का बिल है 30 दिन का, तो 5 मार्च 30 दिन, तो मार्च में 31 दिन होते हैं तो 1 दिन कम हो जाएगा, यानी कि 4 अप्रैल प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो यानी कि 7 अप्रैल, यानी कि 30 प्लस 3 डेज 33 दिन। ठीक है। और अगर वो एक मंथ होता, 5 मार्च 1 मंथ, तो यानी कि 5 अप्रैल और 3 दिन यानी कि 8 अप्रैल। तो ध्यान रखना, दिन में दिन जुड़ेंगे और महीनों में महीने जुड़ेंगे। महीनों में जब जब भी मंथ कहेगा ना, जब वो मंथ वाला वर्ड यूज करेगा तो आपको डेज में कंक्लूसिव नहीं लेने। और अगर एक ड्यू डेट कभी पब्लिक हॉलीडे को पड़ेगी तो आप उससे पिछला दिन लेंगे, ना कि अगला दिन लेंगे। जनरली हमें प्रेसिडेंट डे लेना है। जैसे अगर हमारा मान के चलिए बिल 15 अगस्त को ड्यू हो रहा है, 15 अगस्त की पब्लिक हॉलीडे है, तो आप आपकी पेमेंट डेट 14 अगस्त होगी। अगर 14 अगस्त की हॉलीडे है तो फिर 13 अगस्त होगी। अगर 13 अगस्त की हॉलीडे है तो फिर 12 अगस्त होगी। पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। और अगर कभी सडन हॉलीडे पड़ जाए, आज हमारा 15 तारीख है और एकदम 16 तारीख की छुट्टी पड़ जाए, तो हम वापस 15 तारीख तो नहीं कर सकते, तब हम अगला दिन लेंगे। सडन हॉलीडे के केस में अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ गया कोई, तब आप अगला दिन लोगे, अदरवाइज पिछला दिन लेना है, ये ध्यान रखना है। तो हमें ड्यू डेट बहुत ध्यान से समझनी है। 3 दिन ग्रेस देने हैं, मंथ है तो मंथ में मंथ ऐड होंगे, और डेज दे रहे हैं तब डेज ऐड होंगे। उसके बाद 3 दिन सब में ग्रेस जरूर देनी है। अगर जिस दिन हमारी मैच्योरिटी डेट है, जिस दिन हमारी ड्यू डेट है, उस दिन अगर छुट्टी पड़ जा रही है, कोई पब्लिक हॉलीडे है, संडे है, तो उसे पिछला दिन दिया जाएगा, ना कि अगला, पिछला दिन दिया जाएगा। इसके बाद अगर अकाउंटिंग एंट्रीज टू पास करें, देखिए अकाउंटिंग एंट्री की हम बात करते हैं, तो इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है। द ड्रॉ रिटेन द बिल विद हिम टिल द मैच्योरिटी एंड गेट्स द सेम कलेक्टेड डायरेक्टली। जो बिल है वो ड्रॉर के पास ही है मैच्योरिटी तक, और वो उसको खुद पैसे लेने जाता है। दूसरी सिचुएशन क्या है, जो बिल है उसने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया और वो थर्ड पर्सन पेमेंट लेने जाएगा। और थर्ड सिचुएशन क्या है, वो बिल उसने बैंक को दे दिया, बैंक पेमेंट लेने जाएगा। 3 सिचुएशन हमने पिछली बात की थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए पहले 2 एंट्री इसमें बेसिकली तीन, कई बार 3 और कई बार 4 एंट्री डलती है। बायर की जो बुक है उसकी एंट्री हमेशा सेम रहेगी। ये जो बायर वाला सेक्शन है इसकी एंट्री हमेशा सेम रहेगी। ये सेलर वाला सेक्शन है, ये सेलर है, ये बायर है। ठीक है। ट्रांजेक्शन किस तरह की, इसने पहली सिचुएशन इन्होंने सेल की, दूसरी इन्होंने रिसीव किया। पहली बार क्या होता है, सेलर सेल्स करेगा तो बायर उसको परचेज कर लेगा, फिर बायर बिल एक्सेप्ट करके सेलर को देगा और सेलर उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर। तो हम देखते हैं, पहले जब इसकी सेल, ये सेल करेगा,
सेलर ने सेल की इसकी एंट्री क्या डाली, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसने परचेसर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, इसने बिल एक्सेप्ट किया, यानी कि इसके पास बिल आया, इसके पास से बिल गया, इसके पास बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स मेरे पास से गया। देखिए अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें, इसका नाम डेप्टर, एक ऐसा समझिए इसका नाम डेप्टर है, इसका नाम क्रेडिटर है, ठीक है। जब इसके पास से सामान गया, कुछ भी गया, जैसे सेल्स गई तो उसने सेल्स क्रेडिट कर दी, तो ऐसे जब इसके पास से बिल गया इसने बिल्स पे बिल क्रेडिट कर दिया, जिसके पास गई उसने इसको डेबिट कर दिया, ऐसे इसके पास से जिसको गया इसने इसको इसको डेबिट कर दिया। यहाँ देखिए कि क्रॉस एक तरीके से चल रहा है। ऐसे जब इसने इसके पास सामान आया, परचेस आई तो उसने यहाँ डेबिट कर दिया, इसके पास जब यहाँ परचेस आई तो उसने परचेस को डेबिट कर दिया, ऐसे इसके बाद जब यहाँ बिल आया इसने बिल को डेबिट कर दिया, जिससे आया उसने इसको क्रेडिट कर दिया, इसके पास जिससे बिल आया उसने इसको क्रेडिट कर दिया। थोड़ा समझने की चीज़ है, क्रॉस एक तरीके से, सेल्स गई, सामान गया, बिल आया, सामान आया, बिल गया, चलिए ये तो सेम रहेगी। उसके बाद थर्ड, बिल अब इसके पास आ चुका है, सेलर के पास बिल आ चुका है, अब सेलर को मैच्योरिटी पेमेंट मिलेगी, अगर सेलर के पास बिल है तो सेलर को मैच्योरिटी पर पेमेंट मिल जाएगी। तो सेलर को मैच्योरिटी पेमेंट कैसे मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स गया तो बिल्स क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे ये उल्टे एंट्री कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आपको याद रखनी है, इसकी तो तीनों एंट्री आपको याद ही करनी है, इस बंदे की तीनों एंट्री आपको याद करनी है वाली, तीनों इसकी हमेशा सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। और व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉअर इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर, अब अगर जो ड्रॉअर था उसने बिल किसी और को दे दिया, उसने वो क्या कर दिया, बिल थर्ड पार्टी को दे दिया, तो पहले जब वो थर्ड पार्टी को बिल दे रहा है, सपोज 5 तारीख को दे रहा है, 6 तारीख को दे रहा है, 7 तारीख को दे रहा है, इसको तो पता नहीं चल रहा, ये तो बेचारा अपनी दुकान पर काम कर रहा है, तो ये तो कोई एंट्री डाल देगा, भाई मुझे तो पता नहीं तुम किसी को भी दे रहे हो, क्योंकि इसका तो बिल बियरर बिल है, वो उसके पास तो जो भी उस तारीख को लेके आ जाएगा वो उसको पेमेंट कर देगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। ऐसा समझो जैसे हम कस्टमर को चेक बुक दे देते हैं, अब कस्टमर को चेक किसी को भी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पेमेंट कर देंगे उसको जो भी हमारे पास लेके आएगा, सही है। तो सेम यहाँ है, इसके पास कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन ये एंट्री करेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जिसको उसने वो बिल दिया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, उसके बाद ऑन मैच्योरिटी द बिल, अब बिल इसके पास तो है ही नहीं, इस बंदे के पास तो बिल है ही नहीं, तो ये कोई एंट्री डाल देगा, लेकिन ये पेमेंट तो करेगा उस दिन को, क्लियर। अब ये तो मैच्योरिटी दिन पेमेंट करेगा ना जो हमारा परचेसर है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं, जब बिल व्हेन द ड्रॉअर गेट्स द डिस्काउंटिंग फ्रॉम द बैंक, अगर वो बिल उसने बैंक से डिस्काउंट कर लिया हो, तो इसमें ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ क्रेडिटर डेब्टर, या वो जो क्रेडिटर की या सेलर की बुक में क्या एंट्री होगी और परचेसर की बुक में क्या एंट्री होगी, देखिए दो एंट्री तो सेम होगी, सेल्स परचेस गुड की, डेब्टर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, रिसीविंग की क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेब्टर अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये एंट्री आपको याद ही करनी है, ध्यान रखना, इनको समझने के लिए मत चाहिए, इनको याद कीजिए, देखिए शुरू की दो एंट्री सेम है दोनों की, थर्ड एंट्री इसकी तो परचेसर की सारी एंट्री सेम है, डिस्काउंटिंग द बिल, ऐसे ही बैंक के पास चला गया, अभी किसी भी दिन डिस्काउंट करने जाए परचेसर को क्या पता चल रहा है, तो कोई एंट्री डालेगा, बैंक अकाउंट डेबिट ये डालेगा, बैंक अकाउंट डेबिट मेरे बैंक में पैसे आए, बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा दिए, टू बिल्स मुझसे ले लिया, अब जब जिस दिन मैच्योरिटी होगी ये तो कोई एंट्री डालेगा क्योंकि उसको पता नहीं चला मैच्योरिटी नहीं हुई, लेकिन ये एंट्री डाल देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए अब हम एक बार देखते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अब हम एक बार शुरू में देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले देखा सिलेबस, फिर हमने देखा कि इसकी नीड क्यों पड़ी, उधार, जब उधार का बिजनेस हुआ तो इसकी जरूरत पड़ी, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हमने देखा कि ये राइटिंग अनकंडीशनल है और एक फिक्स डेट पर बियरर्स को बियरर है पेमेंट करना होता है जो मैंडेटरी है। अगर बैंक के केस में हम इसको देखते हैं तो डिस्काउंट आता है, और किसी पर्सन केस में देखते हैं तो एंडोर्समेंट आता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसा दिखता है, उसके बाद हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ड्रॉ ड्रॉई क्या होता है, ड्रॉर कार्ड जो बिल लिखने वाला है सेलर होता है, ड्रॉई जो पेमेंट करेगा या बायर होता है, और पे वो जो जिसको पेमेंट मिलेगा, वो बैंक भी हो सकता है, वो पर्सन खुद भी हो सकता है, या फिर वो हमारा बैंक हो सकता है, या थर्ड पर्सन हो सकता है। उसके बाद हमने इनका पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखा, फिर हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट देखे, हुंडी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक देखा, फिर हमने हुंडी देखा कि हुंडी मुगलों के काल से चलता आ रहा है, पुराने जमाने में सेम था, फिर हमने दर्शन हुंडी देखा जो सेम डे पे पेमेंट हो जाती है, और मुद्दती हुंडी देखा हमने जो
बाद में पेमेंट होती है। उसके बाद हमने देखा प्रोमिसरी नोट, ये बायर के द्वारा लिखा था, ये प्रॉमिस है एक तरीके का, प्रॉमिस टू पे है। इसमें लेकिन खास बात ये थी, प्रोमिसरी नोट में केवल 2 ही पार्टियां होती हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती हैं। एकोमोडेशन बिल हमने देखा जिसमें गारंटर एक एक्स्ट्रा गारंटी दे देता है बिल की। उसके बाद हमने 3 सिचुएशन देखी, मैच्योरिटी ऑफ बिल देखी। मैच्योरिटी ऑफ बिल, बिल की डेट होती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जब बैंक के पास जो शेयर है बिल बैंक को देता है और उनसे बैंक से पेमेंट ले लेता है उसके बदले, और मैच्योर डेट पर बैंक जाकर पार्टी से पेमेंट ले लेता है। एंडोर्समेंट में क्या होता है, जब जो कस्टमर है वो बिल किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद जो मैच्योर डेट पर जो ड्रॉई है वो जाकर वहाँ से पेमेंट ले लेता है। उसके बाद हमने देखा ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होती है, कि हमने देखा कि इसमें 3 डेज हम ऐड कर देते हैं, मंथ में मंथ ऐड होता है और डेज में डेज ऐड होते हैं। और अगर कोई डेट संडे के दिन पड़ जाती है तो उससे पहले वाला दिन ले जाता है, ना कि बाद वाला। फिर हमने देखा एंट्री कैसे पास होगी, और उसके बाद हमने देखा कि अगर बिल एंडोर्स कर दिया गया हो तब कैसे एंट्री होगी। उसके बाद हमने देखा कि अगर बिल डिस्काउंट कर दिया गया हो तो कैसे एंट्री होगी। अब बस इसके बाद मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, एक होता है नोटिंग चार्जेस। जब बिल हमारा कभी ड्यू डेट पर पेमेंट ना हो, अगर कभी जो हमारा बायर है ड्यू डेट पर पेमेंट ना करे, तो हम उसको नोटिस भेजते हैं कि तुमने हमें पेमेंट नहीं करी। तो जो नोटिस भेजने के लिए जो चार्जेस लगते हैं ना, उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिस भेजने के लिए जो चार्जेस बैंक जो हमने बियर किए, जो सेलर ने बियर किए, उसको हम बोलते हैं नोटिस चार्जेस। ठीक है। वो सब तरह के चार्जेस होते हैं। अगर एग्जांपल लीजिए, हमने बैंक में उसको डिस्काउंट कर दिया था, बैंक भी आके तुम्हें तुम्हारे बिल ऑफ एक्सचेंज वापस करेगा, ले झूठे इंसान, तेरा बिल ऑफ एक्सचेंज पे पेमेंट तो हुआ नहीं। तो जो भी था वो सब जो बैंक ने भी हम पे चार्जेस लगाए, या हमने जो उसको लीगल नोटिस भेजा तो हमारे चार्जेस लगे, वो सब चार्जेस को मिला के जो बोले जाते हैं नोटिंग चार्जेस बोले जाते हैं। पेपर में आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नोटिंग चार्जेस। तो ऑल चार्जेस अकर्ड व्हेन द बिल इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट। सही है, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, द प्रॉपर वर्ड इज डिसऑनर्ड, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योर डेट। क्लियर। इसी के साथ हम आज यही खत्म करेंगे। आपको ये जो मेरा स्लाइड शो है तो आपको मिल ही जाएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मुझसे पूछ सकते हैं।